अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, बिल आखिर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, कई हफ्तों से इंतज़ार किया जा रहा था, बार बार दावे हो रहे थे कि बस जो तहरीक अदम एतमाद है वो अभी आई तो कभी आई, लेकिन आज वो फाइनली पेश कर दी गई है, जमा करवा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से जमा करवा दी गई है। साथ ही साथ कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन जो है वो भी जमा करवा दी गई है। अब रूल्स के मुताबिक 14 दिन के अंदर इजलास तलब किया जाना है स्पीकर की जानिब से, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, कौमी असम्बली में 342 का ऐवान है, लेकिन इस वक्त 341 अरकान उसमें मौजूद हैं। हुकूमत के पास हैं टोटल इत्तेहादियों को मिलाकर 179 अरकान, जबकि अपोजिशन के पास 162 अरकान मौजूद है। लेकिन अपोजिशन ये दावा करती है कि उनके पास 172 से ज़्यादा अरकान मौजूद है। 172 वोट चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ, यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ। अपोजिशन कहती है कि उनके पास 172 नहीं बल्कि तकरीबन 200 के करीब अरकान असम्बली की हिमायत मौजूद है, जिनमें अब इत्तेहादी शामिल हैं या नहीं। अपने जो हैं हुकूमत के वो तो गिले शिकवे करते हुए, ओपनली गिले शिकवे करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन लगता है ऐसा ही है कि तकिया किए हुए उन्हीं लोगों के ऊपर जो हुकूमत से नाराज़ हैं और हुकूमत के अपने हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। शेख साहब ये कहते हैं, शेख रशीद साहब, कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कार्ड्स हैं वो अपने सीने से लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने इस तहरीक अदम एतमाद को आलमी साजिश भी करार दे दिया है। वो इतने पूरे एतमाद क्यों हैं और आलमी साजिश के बारे में उन्होंने बात किया, तो क्या उनके पास कोई सबूत भी मौजूद हैं? आज 1 पॉइंट एजेंडा है तहरीक अदम एतमाद, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान ये हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इब्राहिम साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। बिल आखिर जमा करवा दी है। बारहा ये कहा जाता रहा कि इस अपोजिशन ने कुछ नहीं करना, हुकूमत ही कहती रही कि कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन करवा दी है जमा अब अपोजिशन ने। क्या रद्द-ए-अमल था वज़ीर आज़म का? सबसे पहले इस पर तो ये जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, हम तो फ्रॉम डे वन से ये बात कर रहे हैं कि ये उनका आईनी और कानूनी हक है अपोजिशन का कि वो जब चाहे तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, और उसमें किसी को कोई शक नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे थे यार लानी है तो जल्दी लेके आ जाए। क्यों आप इन मामलात को जो है हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों थी इब्राहिम साहब? जी, हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों थी तहरीक अदम एतमाद की? नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं थी कि इनका जो हर वक्त टीवी पे बैठ के बस आज आई कल आई। हमने कहा यार जब भी आई जल्दी ले आओ, जो भी लेके आना है आप, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और क्योंकि हमें ये तो हम कभी कह नहीं सकते कि जी वो नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? वो तो अगर सिर्फ 80 मेंबरान भी हो तो वो लेके आ सकते हैं। अब उसका कामयाब होना ना होना दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो उनका पूरा इस्तेकाक है, उन्होंने अपना हक जो है उसको एक्सरसाइज किया, और हम इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। हमें कोई इसमें किस्म का इशू नहीं है और ना होना चाहिए लीगली और अदरवाइज। तो लेकिन ये कम से कम इसका एक फायदा जरूर होगा कि अब 2023 तक जब इलेक्शंस होनी है नहीं, तो उस वक्त तक इनसे जरा जान बख्शी हो जाएगी कि हर वक्त ये कोई। लेकिन वो तो उस सूरत में होगा जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपके अपने लोग आपसे नाराज हैं, इत्तेहादी जो हैं उनकी पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं है, और अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनके पास 172 से ज्यादा अरकान की हिमायत मौजूद है। जी देखें, आज भी कोई 8 से 10 अरकान जो जिनको ये क्लेम कर रहे थे वो जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं। अब जमातों के अंदर हर जमात में इनकी अपनी जमात की क्या पोजीशन है, इनके अपने लोग जो सेनेट में इनकी अक्सरियत थी वो कैसे जो है वो उसमें तब्दील हो गई माइनॉरिटी में, और मेजॉरिटी वोट जो है वो लेके और वो समीरानी साहब बन गए थे। इनकी अपनी सफों में ही वो नहीं है, और फिर ये एक दूसरे को दाव लगा रहे हैं। बेसिकली ये एक पीडीएम का हमाम है जिसमें कि ये सारे इकट्ठे हैं, और उसमें बस ये एक
दे आर टेस्टेड एंड रीटेस्टेड, एक दूसरे को कई बार कर चुके हैं, तो हमें तो इसमें कोई मकसद है कि ना घबराने की जरूरत है और ना इसमें को परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने अपना एक हक, कानूनी हक जो है उसको एक्सरसाइज किया है और उनका इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। सही। शेख वकास अकरम साहब, सर बड़ी देर से हम शोर सुन रहे थे तहरीक अदम एतमाद का बिलाखिर पेश कर दी गई है। आप सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा समझते हैं पॉलिटिक्स को, क्या रीडिंग है सर आपकी? किसका आपको पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, हुकूमत या ऑपोजिशन? देखें, इस वक्त तो जो ऑपोजिशन है वो अपने पत्ते जो बड़ी सोच समझ के खेल रही है। आप देखेंगी कि किस तरीके से इन्होंने पंजाब में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा की। पहले शोर मचाया वफाक में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने का, फिर साथ ही उसको डाइवर्ट किया और इनको ये इंप्रेशन दिया कि शायद हम असद कैसर के खिलाफ ला रहे हैं इमरान खान साहब से पहले, और उसके बाद पंजाब का महाज जो है वो खोल दिया गया। इनको पंजाब में मसरूफ करके अचानक ही आज तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। मैंने सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा एक थी तहरीक अदम एतमाद, फिर आंख खुल गई। तो वो मेरा ये ख्याल है कि दोपहर के बाद अब शायद हुकूमत को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इदारे इनके मातहत हैं, एजेंसियां इनके लिए तमाम अपोजिशन के MNAs और लीडरान को मॉनिटर कर रही हैं, मगर ये ऐसे ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं कि इनको ये होश ही नहीं रहा कि खेल दिखाया क्या जा रहा है और खेल खेला क्या जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी इनको होश आ जाना चाहिए। असल मैदान पंजाब नहीं, असल मैदान वफाक ही था और वफाक ही है। पंजाब तो डैमेज है, उसने साथ होना ही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नंबर वाइज जो है ऑपोजिशन का नंबर पूरा है। अगर फरिश्ते वक्त पर नहीं साथ देते हुकूमती वजीर आजम का, तो फिर वजीर आजम के लिए अगले 2-3 हफ्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और ये जो दोनों पार्टियां इंप्रेशन दे रही हैं, कोई कह रहे हैं जी कि एम्पायर न्यूट्रल है, कोई कह रहे हैं जी नहीं उनका न्यूट्रल होना भी किसी का साइड लेना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही वक्त से पहले अंदाजे लगा रहे हैं। एम्पायर का पता चलेगा जिस वक्त आप दोनों पिच पे खड़े हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ पिच जो है वो ठीक की गई है। जिस दिन तमाशाई आके बैठ जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि फैसले कैसे होंगे। अददी बर्तरी के हवाले से इनको जरूर सोचना चाहिए मेरे हुकूमती भाइयों को कि ये इतने सारे जमीर फरोश आपकी सफों में इतनी जल्दी कैसे एक्सपोज हो गए हैं। इस वक्त हर MNA को 100-100 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मिला है, इस वक्त काम हो रहे हैं। वो कौन से अरकान हैं जो नाराज हैं, नाराज क्यों हो गए हैं, इसमें किसका हिस्सा है, किसकी वजह से हुए हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं, कुछ रिवायती जमीर फरोश हैं जो हर दफा इलेक्शन में आते हैं और ऐसे इलेक्टेबल्स को अगली पार्टियां ले लेती हैं। खान साहब ने भी तो ऐसी पार्टियों के बंदे उठाए थे ना। खान साहब ने खान साहब के साथ चलने वाले कौन से वो लोग थे जो सारे के सारे PTI के विजन को ओन करने वाले थे। जिस वक्त खान साहब की बल्ले बल्ले होने लगी तो लोगों ने, कईयों ने नून लीग छोड़ी, कईयों ने काफ लीग छोड़ी, कईयों ने पीपल्स पार्टी छोड़ी और खान साहब के साथ शामिल हो गए। आज मैं आपको बता दूं अभी तक वो लोग एक्सपोज नहीं हो। मैं दावे से कहता हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहता हूँ, ऐसे लोग सबसे पहले भागने वाले हैं। वो लोग और जो खान साहब के या PTI के विजन को ओन करने वाले लोग हैं वो कल सामने भी आ गए। वो सामने भी आ गए ना कल। अलीम खान साहब और उनका पूरा ग्रुप वो यही तो शुरू से शिकवे करते हुए आ रहे हैं और अब वो ओपनली इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम जो इतनी अच्छी टीम थी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। आयशा खान के विजन को ओन करने वाले भी दो तरह के लोग थे। एक वो लोग हैं जैसे जरताज गुल है, एक वो है जैसे अली अमीन गंडापुर है, एक वो है जैसे मुराद सईद है, एक वो है जैसे उमर चीमा था, जो कि खान के साथ जिन्होंने तरीके इंसाफ के अंदर आंख खोली और तरीके इंसाफ के अंदर सियासत की। अब एक मेरे भाई अलीम खान जैसे हैं जिन्होंने काफ लीग के दौर में भी टाइम गुजारा, जिन्होंने नून लीग के साथ मामला सेट करने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग जहांगीर तरीन साहब हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में भी किसी वक्त में टाइम गुजारा, जिन्होंने काफ लीग में भी टाइम गुजारा। अब ये विजनरीज जो है ना, इनके अंदर भी डिविजन्स हैं।
अब ऐसे विजनरीज जिनकी स्पेस, ऐसे विजनरीज जो बिलियनियर थे, अलीम खान बिलियनियर है, तरीन साहब बिलियनियर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। ये वो विजनरीज हैं जिन्होंने देखा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब इनकी दौलत के हिसाब से इनको जगह नहीं मिल रही, तो उन्होंने इमरान खान जैसा बंदा ताड़ा, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और उसकी पार्टी का भी फायदा हो गया। मगर इमरान खान से उनको ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी अक्खा जड़ियां ने वो मत्थे पे रख लेंगे और तरीन साहब को भी केसेस जो है भुगतने पड़ेंगे और अलीम खान को भी 100 दिन अंदर गुजारने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन विजनरीज को आप विजनरीज ना कहें, अगला कोई सेटअप भी बना, देखें विजनरीज तो कुर्बानियां देते हैं, विजनरीज तो आखिरी दिन तक अपने जहाज पे खड़े रहते हैं, वो आखिरी सिपाही होते हैं जो जहाज के साथ ही डूबते हैं। सही चूहे हैं जिन्होंने, देखा ना, आपको पता है जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ जाते हैं, पता है ना जी आपको। तो बिल्कुल बिल्कुल चूहे हैं जो लेकिन सर उन लोगों से भी तो सवाल होना चाहिए ना फिर कि उन चूहों को जो पनाह देते हैं और उसके बाद उन्हीं की बेस पे अगली गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, उसके बाद जो ऑपोजिशन में जाता है वो उन पर तनकीद करना शुरू कर देता है। ठीक है शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी 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 जी। जो उनको पनाह दे रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कल तक तरीन साहब को, इनके तमाम बड़े लीडर, मेरे आपके साथ टीवी चैनल पे बैठ के तरीन साहब को, बुजुर्ग हैं हमारे, उनको वो कह रहे हैं कि जी ये चीनी चोर है, उनको ये कह रहे हैं इमरान खान दा एटीएम है, और इमरान खान दे एटीएम की लोड़ इन्होंने पै गई है। पहले चीनी चोर हुकूमत को गिराना चाहिए था क्योंकि इनमें चीनी चोर हैं, आज इन चीनी चोरों को अपनी सफों में बिठाएंगे। कल अलीम खान के बारे में पता नहीं, देखें मैंने उस इलेक्शन का हिस्सा रहा जो अलीम खान के खिलाफ याद सादिक साहब ने लड़ा, मुझे याद है कि उस इलेक्शन के अंदर क्या क्या गुफ्तगू हुई थी कि आज वो विजन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल डेफिनेटली बनता है और ये सवाल मैं उठाऊंगी भी। अदम एतमाद को गरीब अवाम के लिए नहीं है, अगर गरीब अवाम के लिए होती तो आज से 2 साल पहले हो गई होती। और खान साहब भी अगर घर जा रहे हैं तो वो कोई इनके साथ जुल्म नहीं हो रहा, ये अपनी नाअहली और अपनी बेवकूफी की वजह से घर जा रहे हैं। सही, ठीक है शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अतर काजमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अतर काजमी साहब, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इस तरीके अदम एतमाद को? किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? किसकी सियासत आपको ज्यादा जो है ना वो नजर आ रही है ऐसी कि वो कामयाब हो जाएगा? देखिए, अगर आप गुज़िश्ता 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन बिल्कुल डेड सीरियस है। वो चाहते हैं कि इमरान हुकूमत का खात्मा हो। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें की। आपको पता है कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का कहा गया, इस्तीफे देने की बातें हुई, लॉन्ग मार्च करके देख लिया। तो वो सब कुछ करने के बाद अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो तहरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तहरीके अदम एतमाद लेके आए हैं उसमें भी हमने देखा कि वो मुख्तलिफ डेट्स देते रहे। उसकी क्या वजह है? अगर इनके नंबर पूरे हों तो ये कब के तहरीके अदम एतमाद लेके आ जाते। अब मसला ये बन गया था कि ये तहरीके अदम एतमाद इनके लिए भी एक तरह से प्रॉब्लम बन गई थी। लोग रोज इनसे पूछ रहे थे, भाई आप कब लेके आ रहे हैं, आप कब लेके आ रहे हैं। उसके बीच में इनकी एक दूसरे के साथ मुशावरत भी होती रही और उस मुशावरत की खबरें, जिस तरह अभी वकास भाई भी जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत के पास बहुत सारे इदारे होते हैं, इनकी आपस में जो मुशावरत होती रही उसकी रिपोर्ट्स भी हुकूमत के पास मिलती रही। और हुकूमत अभी भी इस चीज के ऊपर बिल्कुल डटी हुई है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे जो नंबर्स हैं, उनके मुताबिक अभी भी इनके नंबर्स पूरे नहीं है। लेकिन सियासत के अंदर परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। जब इस तरह की परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि हुकूमत कमजोर है, तो फिर जो वो दरीना साथी जो कुछ अरसा पहले जिन्होंने बयानात दिए कि हम सियासत से अलहदा हो रहे हैं लेकिन खान साहब के पीछे खड़े हैं, फिर वो भी एकदम से सामने आ जाते हैं और कहते हैं जी बुज़दार साहब को अलहदा करें, हमारे ये मसाइल हैं या हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो परसेप्शन अगर इस तरह की क्रिएट करने में अपोजिशन कामयाब हो गई कि हुकूमत जा रही है, तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाए। सही है। तो आपको क्या लगता है ये कामयाबी अगर हो जाती है तहरीके अदम एतमाद की, तो उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी? क्या ऑपोजिशन आपको लगता है कि तैयार है इस वक्त मुल्क को संभालने के लिए? वैसे तो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो करवाने हैं, लेकिन इन 2 से 3 महीनों के अंदर फिर क्या होगा? मखलूत हुकूमत बनेगी? देखिए, आज की जो तारीख है 8 मार्च की, आज की तारीख में अगर कल सुबह तहरीके अदम एतमाद कौमी असेंबली में उसके ऊपर वोटिंग होती है तो ऑपोजिशन हार जाएगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। अगले आने वाले दिनों में क्या परसेप्शन क्रिएट होती है, क्या कुछ होता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाती है तो उसके बाद वही होगा
जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था कि दोबारा ये एक दूसरे के दस्तों गिरबां होंगे, दोबारा जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बातें हो रही होंगी, मौलाना दोबारा इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे होंगे और ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। और उसका मुजाहरा हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखा। शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया यूरोपीय यूनियन का कि उनके साथ हमारी बड़े पैमाने पे तजारत होती है। इमरान खान ने उनको नाराज कर दिया, यूरोप को, मगरिब को। और दूसरी तरफ मौलाना साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान मगरबी एजेंडे को नाफिज कर रहा था एनजीओ के जरिए पाकिस्तान के अंदर। तो ये नजरियाती तौर पे तो इनका कोई नजरिया नहीं है, ये तो एक मफादात का इनका इल्हाक है। ये एक ऐसा ग्रोह है जिनके मफादात इस वक्त मिल रहे हैं, इनका नजरिया आपस में बिल्कुल नहीं मिलता। और यही आप देखेंगे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि हुकूमत जाती है तो फिर इनके मफादात एक दूसरे के साथ टकराएंगे और फिर ये एक दूसरे खुलकर सामने आ जाएंगे। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमा करवा दी गई है आज फिर तहरीके अदम एतमाद, कब तक इजलास बुलाया जाएगा, इस बारे में क्या उम्मीद है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी इस्लामाबाद से ही आ रहा हूँ। हमारी मीटिंग थी और हम सब मेंबरों ने, जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की मूव पे भी साइन किए और रिक्वेजिशन की, इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेजिशन की, ताकि इजलास बुलाया जाए ताकि उसमें ये बातचीत हो सके और रिजॉल्व किया जा सके नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है। तो ये अब स्पीकर का प्रीरोगेटिव है, वो 7 दिन या 14 दिन जो भी आईनी पोजीशन है उसको सही तरह चेक करके उसके अंदर मेरे ख्याल में रिक्वेजिशन जो है 2 हफ्ते में 14 दिन का टाइम होता है, जो मैं समझता हूँ। और उसके अंदर स्पीकर साहब ने इजलास बुलाना है। वो इजलास बुलाएंगे तो तब ये डिस्कशन होगी और रेजोल्यूशन होगी और उस पर वोटिंग होगी। फिर शायद वोटिंग के लिए अलग कोई टाइम दें या जो भी आईनी पोजीशन है वो सामने आ जाएगी और उसके मुताबिक ही होगा। यानी मार्च में ही फैसला हो जाएगा, इस महीने के आखिर तक आप ये समझते हैं कि ये तहरीके अदम एतमाद इजलास बुलाना, उस पर वोटिंग होना और फिर अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, इस महीने के अंदर ये फैसला हो जाएगा? जी जी जी, इस महीने के, क्योंकि आज 8 तारीख है तो अभी इस महीने के तो 23 दिन बाकी हैं। ठीक है। अच्छा कैसर साहब, ये ऑपोजिशन दावा कर रही है नंबर पूरे हैं, हालांकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को देखा जाए 162 आपके पास अपने लोग मौजूद हैं, तो तकिया किस पर किया जा रहा है? इत्तेहादी जमातों पर हुकूमत की, या फिर जो हुकूमत के अपने नाराज अरकान हैं उन पर ऑपोजिशन तकिया कर रही है? देखिए, हमें जो अपोजिशन के जो हुकूमत के नाराज मेंबर है ना, वो हमें राब्ता कर रहे हैं। हमारा भी उनसे इंटरेक्शन है, क्योंकि आपस में देखिए ना, हम एक ही इलाकों में होते हैं, वो नुमाइंदे हैं और अपने इलाके में मसलन मैं जाता हूँ तो वहाँ मेंबरों से इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा, मैं कराची रहता हूँ, मुझे पता है कराची के हालात का। MQM जो है एक LI है गवर्नमेंट की, और मैं उनसे, हमारे बड़े पुराने इंटरेक्शन है। मैं बिजनेस कम्युनिटी का मैं वहाँ प्रेसिडेंट रहा और इनसे मेरा राब्ता है। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है ना, वो कराची की जो मुतवसत तबका है, कराची में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जॉब करते हैं, सर्विस पेशा लोग हैं, और ख़ासकर MQM के जो सपोर्टर हैं वो ज़्यादातर दरमियाने तबके से उनका तल्लक है। तो वो जो सबसे ज़्यादा पिंच हुआ ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ अमीर आदमी को नहीं हुई, मैं समझता हूँ। जो बिजनेसमैन है ना, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला हो, लैंडलॉर्ड हो, उन्होंने तो बहुत कमाई की है पिछले 2 साल जो कोविड के हुए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। बल्कि मैं तो कहता रहा हूँ उनके ऊपर एक टैक्स लगना चाहिए, जो कि विंड फॉल प्रॉफिट उन्होंने लिए हैं। प्राइसेस बहुत बड़ी है, लेकिन आज तेल की प्राइस देख लीजिए, 15 दिन में ये जो है $95। शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के नाराज अरकान आप लोगों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म को फहरिस्त भी पेश कर दी गई है उन नाराज अरकान की जो उनकी अपनी पार्टी से हैं। अगर हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए तो कहीं ऑपोजिशन फिर हाथ मलती ना रह जाए? देखिए, ये जमहूरियत है और इसमें सबका राइट है, हुकूमत का राइट है, वो अपने संभाले अपने मेंबरों को, हमको मना तो नहीं कर रहे। देखिए, उन्हीं के टिकट से वो इलेक्ट हुए, इतने ज़्यादा नाराज़ उन्होंने क्यों कर दिया उनको? वो नाराज़ इसलिए हैं कि वो अगले इलेक्शन में जब
साल 1.5 साल रह गया इलेक्शन को, उस नाराजगी उनकी ये है कि जो अपने हल्के में जाते हैं, आज हुकूमत कुछ कर भी ले, वो क्या पब्लिक का क्या करेंगे? पब्लिक उनको बहुत उनको जो जाते हैं उनको शिकायतें कर रही है कि हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने महंगाई कर दी इतनी, हमारे लिए आपका कोई ख्याल नहीं है। और हमारे जमहूरियत में ये हमने देखा है कि जो लीडर है ना, चंद उन लीडरों की ज़्यादातर अहमियत होती है, मसलन प्राइम मिनिस्टर या उसके करीबी जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनकी सुनवाई होती है। आम जो MNAs हैं उनको तो ना उनके इलाकों में फंड दिए गए, ना उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम हुए, काम हुए, तो लोग उनसे शिकायत करते हैं, वो तो जाना छोड़ गए अपने इलाकों में, क्या करें? तो मकसद मैं आपको MQM क्योंकि मैं जानता हूँ, कराची में रहता हूँ, मैं अपने इलाकों की भी बात कर सकता हूँ। 6 ज़िले जो है, 6 ज़िले हमारे यहाँ, हमारे एरिया से मियांवाली, खुशाब, बखर, जंग, चनियोट और हाफजाबाद, इन 6 ज़िलों में से सारी सीटें PM जो है वो PTI ने ली हैं, और सिर्फ एक वाहिद मेरी चनियोट की सीट है इन 6 ज़िलों में जो मुस्लिम लीग नवाज ने ली है। सही, इब्राहिम साहब, कैसर साहब, इब्राहिम साहब कई लोग हमारे यहाँ बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी इब्राहिम साहब कहें कि लोग हमारे साथ इतने नाराज हैं कि प्राइम मिनिस्टर मंडी बहाउद्दीन में जलसा करते हैं, वो सबके सामने है, उसके बाद MLC का जलसा होता है, सबके सामने है, ये आज तक इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके, अभी लोग हमारे से नाराज हैं। फिर कहते हैं कि इनको फंड नहीं मिल रहे, इतने फंड अभी आपको शेख साहब कह रहे थे, वकास अकरम साहब के कितने फंड, 100 करोड़ रुपया इनको हमें मिला गया है, और दबा के लोगों के काम भी हो रहे हैं, और लोग उल्टा मुस्लिम लीग नून के VP के हमें ज्वाइनिंग्स दे रहे हैं। पता नहीं ये किस ख्वाबे खरगोश में है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये कोई अवाम की खातिर ये जस्तजू नहीं हो रही, ये 2 खानदानों के जाती मफादात के उसको गठजोड़ को वो जो है ना जी अपने वो करने के लिए जो है ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। और लेकिन इब्राहिम साहब, इस ड्रामे में PTI के अपने लोग भी तो शामिल हो रहे हैं ना, जो नाराज होकर जा रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। कोई भी नहीं और जा आप ये देखिए ना, गारंटी करता हूँ, आज आप देख लें, आज प्राइम मिनिस्टर से जिन लोगों के ये नाम कह रहे थे उनमें से 8 बंदे तो आज मिले हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को मिलके उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अलीम खान साहब से भी मुलाकात हुई है, वजीर आजम की? अलीम खान साहब से भी मुलाकात हुई है? किनसे? अलीम खान साहब से। अलीम खान साहब से गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है, कुछ और जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनमें फवाद चौधरी साहब भी थे, तो उन्होंने भी यही बात की है कि जी फाइनल डिसीजन लाइज विद जहांगीर तरीन साहब, वो क्योंकि लंदन में है, तो पुराने दोस्त हैं, सब इकट्ठे हैं। हम इंशाल्लाह, मेरी मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब के साथ, लेकिन तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तो आपके सामने आ ही चुके हैं ना। वो तो उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहे हैं कि माइनस उस्मान बुज़दार के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और आज कुछ ये खबर भी आई थी कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा पेश किया और वज़ीर आज़म ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। एक सेकंड में आपकी तरफ आती हूँ कैसर साहब। इब्राहिम साहब ये कंफर्म कर दीजिए, कि वाकई में पेश किया उन्होंने इस्तीफा, और अगर किया तो वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया? जी बिल्कुल ऐसे है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे विद इन द पार्टी हैं, और वो हम उनको एड्रेस कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो हम विद इन द पार्टी रिजॉल्व ना कर सकें। लेकिन मैं तरीन साहब के हवाले से उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पेश आई इब्राहिम साहब, उस्मान बुज़दार साहब को? नहीं, उस्मान बुज़दार ने तो मॉरली एक बात की है कि यार अगर सारे दोस्त मेरी वजह से नाराज हो रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ। सही, इसलिए उन्होंने, बहरहाल मैं गुफ्तगू सुन रही थी तर्जुमान पंजाब हुकूमत की हसन खावर साहब, वो ये कह रहे थे कि ये जितनी खबरें चल रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई इस्तीफा पेश नहीं किया। लेकिन आपने अब ये कंफर्म कर दिया इस खबर को। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब भी मौजूद है, अतर काज़मी साहब भी मौजूद है। बड़ी देर हो गई है, मैं उनसे भी ज़रा गुफ्तगू कर लूँ। शेख साहब, आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, आप क्या देख रहे हैं? ये ऑपोजिशन जो दावा कर रही है नंबर पूरे होने का, ये इत्तेहादियों की बेस पे कर रही है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई है कि चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि मैं गिले शिकवे दूर करने के लिए आया हूँ। तो ये कहीं इसलिए तो नहीं कि अलीम खान ग्रुप सामने आने के बाद काफ लीग की अहमियत थोड़ी कम हो गई तो इसलिए उन्होंने भागदौड़ शुरू की है, या फिर ऑपोजिशन जो है वो इन लोगों के साथ, जो हुकूमत के अपने लोग हैं, उनके ऊपर तकिया करके नंबर गेम पूरी होने का दावा कर रही है?
हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब। जी 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 सर, मैंने आपसे सवाल किया। जी जी आ रही है आवाज आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन बेसिकली डिपेंड कर रही है इन दोनों सिचुएशंस के ऊपर। ऑपोजिशन इत्तेहादियों को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि इत्तेहादी आपने पिछले चंद सालों में देखा कि वो खान साहब से मुतवातर नाराज ही रहे हैं और गाहे बगाहे उनको राजी करने की कोशिश की जाती रही है। देखें, इस मुल्क की सियासत में ट्रेंड ये रहा है कि ये जो होते हैं ना इत्तेहादी, ये ब्लैकमेलर्स होते हैं और आम तौर पे इनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी होने की ख्वाहिश जो है वो इनको हुकूमत के साथ दिन गुजरवाती है। जरदारी साहब बड़े जो है वो जबरदस्त आदमी थे, वो जो इत्तेहादी कहते थे वही कर देते थे जायज नाजायज, और मियां साहबान थोड़ी सी सख्ती करते थे मगर फिर भी कहीं ना कहीं जायज नाजायज का बैलेंस निकालते थे। खान ने उस तरीके से इनको राजी नहीं किया, क्योंकि एक तो खान सियासी आदमी नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आई कि जब आपने किसी को साथ रखना है तो उसको खुश भी रखना है। अच्छा, इसलिए जो अपोजिशन है वो उनपे भी तकिया कर रही है। आप सिर्फ इन स्टेटमेंट्स पे ना जाए जो इत्तेहादी दे रहे हैं, क्योंकि जिसने इस मुल्क के सियासियों ने पलटा खाना होता है उस वक्त वो घंटा पहले की स्टेटमेंट से भी भाग जाते हैं। तो इस वक्त आप ये ना देखें कि वो क्या है। सो अपोजिशन इन पे भी तकिया कर रही है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, अच्छा नाराज वाली बात जो है ना, वो नाराज ऐसे तो है कि क्योंकि खान साहब ने पब्लिक एट लार्ज को नाराज किया है, बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ गवर्नेंस के इश्यूज, बिकॉज ऑफ बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जो खान साहब कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए ये वो लोग जो हमेशा हुकूमतों के साथ जाते हैं, ये इस डर से कि पब्लिक के जावांगे तो वोट तो खान का होएगा नहीं, वोट तो अपोजिशन पार्टी का होगा, और अगर जाते जाते हम अपोजिशन को वोट दे जाएं और हम कल अपनी टिकट पक्की कर लें तो शायद हमारे लिए बेहतर। ये कोई असूली वसूली लोग कोई नहीं है, ये वही है जो हमेशा ही निकलते हैं और हमेशा ही भागते हैं। सो अपोजिशन इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, यह देखने वाली बात जो है ना वो एक और है जो अपने ज़हन में रखिएगा। आपने आपकी गुफ्तगू से मेरे ज़हन में आया, खान के साथ क्या हुआ है। खान को पंजाब की क़यादत से डील करने के लिए सिंध से बंदा उठा के लाना पड़ रहा है। खान के पास एक आदमी था जिसे जहांगीर तरीन कहते थे। जहांगीर तरीन सिर्फ अपने बिलियंस या अपने जहाज की बुनियाद के ऊपर बंदे इकट्ठे नहीं करता रहा पहले, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल फ्रॉम पंजाब इन हिज पार्टी, ठीक है, क्योंकि बाकी सीनियर लोग बाकी पार्टियों में थे। खान के पास पंजाबी लीडरशिप में थोड़े सीनियर लोग थे, तो वो अपनी क़यादत, अपनी सीनियोरिटी, अपने कनेक्शन की वजह से भी बंदे इकट्ठे किए, फिर जहाज भी चाहिए, फिर सारे समझ लो तुसी। अच्छा, अब प्रॉब्लम खान के पास क्या हो गया है कि तरीन साहब के जाने के बाद खान के पास पंजाबी MNAs और MPs के साथ डील करने के लिए कोई सीनियर आदमी भी नहीं है। आप समझ सकती हैं कि आप सिंध से इमरान इस्माइल को आप पंजाब लेके आ रहे हैं कि वो बात करे अलीम खान से, मतलब अकल मानती है। आपने शाह महमूद को सिंध भेज दिया है और आप एक सिंधी गवर्नर को उठा के, ये मैं को खुदा ना खास्ता को सुवाइयत की बात नहीं कर रहा हूं, मगर पॉलिटिक्स की अपनी डायनामिक्स हैं। अगर आप ये समझें कि कोई पंजाबी MP है इमरान इस्माइल के कहने के ऊपर इमरान खान को छोड़ रहा था और नहीं छोड़ेगा, तो ये इससे बड़ी मेरे ख्याल में खुशफहमी किसी और सियासतदान की नहीं हो सकती। और इन्हीं खुशफहमियों की बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हशर नशर हो चुका है। सही, कल तक तो देखे ना, ये सारे लोग काम ले रहे थे, कामों शामों का मसला कोई नहीं है। मेरे जिले के अंदर खान ने जो पैसे दिए हैं इन MNAs को, जो सारे के सारे इस वक्त खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं और जा चुके हैं, और कुछ हुआ नहीं हुआ डेवलपमेंट फंड से, मगर उनके इलेक्शन का खर्चा कमिश्नरों की सूरत में निकल आया है। ये जरूर हो गया, ठीक है, उनको मिल गए हैं। ठीक है, ठीक है शेख साहब, ठीक है, आपका पॉइंट है। अतर काज़मी साहब, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया, वजीर आजम ने अब भी कबूल नहीं किया, हालांकि तरीन ग्रुप ने वाजे कर दिया है कि जब तक माइनस बुज़दार नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको लगता है ये जो फैसला है उस्मान बुज़दार साहब को ना हटाने का, ये इमरान खान साहब के इक़्तिदार के जाने की वजह बन सकता है? देखिए, इस ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस उस्मान बुज़दार साहब के जाने की खबरें हर 6 महीने के बाद आती हैं। उस्मान बुज़दार बेसिकली वो कंधा है जिसके ऊपर रख के इमरान खान बंदूक चलाते हैं पंजाब के अंदर।
पंजाब के अंदर उन्होंने कोई भी सीनियर लीडर इस काबिल नहीं छोड़ा कि उसके ऊपर कोई भी एतबार कर सके। इसलिए कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस हमने एक टेलीफोन कॉल लीक हुई जिसमें पंजाब हुकूमत के एक मिनिस्टर एक मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए की बेटी के हवाले से सिफारिश कर रहे थे और वो बड़ी वो कॉल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं मिसाल आपको क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो बड़े बड़े सियासी खानदान हैं उनके सबके एक दूसरे के साथ राब्ते हैं, तो वो एक दूसरे के काम भी करते हैं, काम रोकते नहीं है, काम चलते रहते हैं। उस्मान बुज़दार के ऊपर सेंट्रल पंजाब के अंदर उस तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि मैंने इसका भी काम करना है, मैंने उसका भी काम करना है। उनको जनूबी पंजाब से ला के खान साहब ने यहाँ पे बैठा दिया। मेरा ये जाती तज्जिया है कि हो सकता है कि इसके पीछे खान साहब का ये ख्याल हो कि उनके यहाँ पे आने से कोई लोग उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकेंगे और उस्मान बुज़दार की जो पर्सनैलिटी है वो उस्मान बुज़दार की पर्सनैलिटी भी एज ए इस तरह यूज होगी कि जी खान साहब काम नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूंगा। तो एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात, तहरीके अदम एतमाद अभी लेके आई है ऑपोजिशन। देखें, खान साहब क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल अंपायर लाने का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन खुद अब क्रेडिट दे रही है खान साहब को सियासत के अंदर न्यूट्रल अंपायर लाने का। लेकिन जिस मौके के ऊपर इन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश की है ना, अब आपको पता है कि बड़ा अहम इजलास हो रहा है यहाँ पे इस्लामी वज़राए खारजा का, इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का। फिर आपकी 23 मार्च की बड़ी अहम परेड हो रही है जो इलाकाई हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके तनाजुर में। पहली दफा एक नए तैयारों का स्क्वाडन आपका उस परेड के अंदर शिरकत कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन ने टाइमिंग चूज की है, तो हो सकता है कि वो जो न्यूट्रल अंपायर है वो थर्ड अंपायर से रिव्यू मांग ले। तो ये इनको, मुझे लगता है कि इनकी टाइमिंग ऐसी है कि यहाँ पे कभी भी रियासत ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की इस तरह सुबकी हो कि दावतनामे जा चुके हैं, वज़राए खारजा ने आना है इस्लामी ममालिक के, पाकिस्तान के नए तैयारों ने परेड करनी है। तो क्या इस मौके के ऊपर कोई ये मुतामिल हो सकती है रियासत कि वो अपनी इतनी बड़े पैमाने के ऊपर सुबकी आए? तो मुझे लगता है कि ये अंपायर को मजबूर करेंगे कि तुम न्यूट्रल मत रहो। इनको डेट कोई सोच समझ के चूज करनी चाहिए थी। ठीक है। और अतर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खान साहब ने बुज़दार साहब की वजह से अपने कई करीबी साथियों को नाराज किया। आपको क्या वजह नजर आती है? आपने बड़ी सारी वजूहात बताई हैं कि बुज़दार साहब को लाने की क्या हो सकती है, लेकिन अपने बहुत ही पुराने दोस्त, पुराने साथी जिन्होंने उनका इतना साथ दिया, हुकूमत बनाने में साथ दिया, उनको भी नाराज कर देना। उसके बाद अलीम खान साहब को अब लगता है ऐसे कि मुकम्मल ही उन्होंने नाराज कर दिया ये इकदाम करके कि उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। देखें, अब तो यहाँ तक बातें हो रही हैं कि बाइडन की कॉल इसलिए नहीं आ रही कि बाइडन पहले कह रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब को चेंज करें, तो आलमी ताकतें उस्मान बुज़दार के पीछे लगी हुई। देखिए, ये तो मजाक हो गया। बात ये है कि कोई ना कोई वजह तो होगी कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं कर रहे और उनके दोस्त बार पर गिला कर रहे हैं। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा रीजन होगी। लेकिन बात यही है कि उस इमरान खान साहब ने एक फैसला ले लिया और उस पर वो अड़े हुए। अब देखते हैं कि इससे उनको फायदा होगा या नुकसान। सही है। एक ब्रेक लेते हैं। आलमी साजिश की आपने बात की, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद जो है वो एक आलमी साजिश का हिस्सा है और इसको नाकाम बनाएंगे। क्या अब खान साहब के पास इसका कुछ सबूत भी मौजूद है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑपोजिशन कह रही है कि नंबर उनके पास पूरे हो गए हैं तहरीके अदम एतमाद के लिए, लेकिन अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर क्या ऑपोजिशन के पास कोई प्लान बी मौजूद है? कैसर अहमद शेख साहब, कोई प्लान बी है मौजूद या ये वाकई में आखिरी हथियार है ऑपोजिशन का? नहीं जी, पूरा प्लान मौजूद है क्योंकि इनसे तो गवर्नेंस हो नहीं सकी और इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया मुल्क की मईशत का भी और आम बंदे का जो हालात है वो तो बहुत दिगर गु हैं। तो प्लान है, हम मिलजुल के आपको प्लान देंगे और ऑलरेडी हमारे यहाँ सब तजर्बाकार पॉलिटिशियन हैं, उनके हाथ से ये मामला गुजरे हुए हैं। अब देखिए ना, कल इमरान कैसर साहब, मेरा ये सवाल है कि तहरीके अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में ऑपोजिशन के पास कोई प्लान भी है? नाकामी की जरूरत, देखिए ये एक तहरीके अदम एतमाद है। ये तो देखिए ना, हर कोई अपनी तरफ से कह रहा है कि नहीं जी हम कामयाब होंगे, हम होंगे। तो जो अगर नाकामी भी मुमकिन है, कोई इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं है। ये तो जब जाएंगे और वोट का मामला है, कामयाबी और नाकामी हर एक की कोशिश हमारी है कि हमें ये वोट लेकिन सर अगर नाकामी होती है तो बिल्कुल नाकामी हो जाती है तो ऑपोजिशन किसी और को मोरद इल्जाम तो नहीं ठहराएगी?
नहीं, किसी और को मोहलत, अगर नहीं कोई होगा इसमें तभी मोहलत इल्जाम ठहराया जाता है ना, जब कोई सामने किसी का सबूत आता है। बगैर सबूत के तो कोई बात नहीं होती। और पार्लियामेंट में हमारा रोल है वो हम अपना अदा करते रहेंगे। हम तो ये समझते हैं कि इसका जाना जो है वो ठहर गया है, और इसको जाना, इसके जाने के बगैर पाकिस्तान की जो तबाही है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जितना जल्दी ये जाएंगी ये हुकूमत, हम तो ये समझते हैं। लेकिन अब देखिए बहुत चंद दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। इमरान इस्माइल आए ना जी, तो जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान इस्माइल कल आए तो वो अलीम खान अपने घर में बाहर भी नहीं निकले, अब उनके घर में ये तो हालत है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इब्राहिम साहब, नाराज है। इब्राहिम साहब, वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं ये अदम एतमाद आलमी साजिश है, तो क्या कुछ सबूत भी है उनके पास इस बात का? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास पूरी, आपके पास आपकी जो एजेंसीज हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसीज आपके पास अवेलेबल है एज अ गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब एक बात करते हैं तो वो बगैर सबूत के नहीं करते। एक दूसरा, वकास अकरम साहब एक बहुत बड़ी बात कर गए थे, जो कि मैं अब उनको जवाब देना चाहता हूँ उस बात का कि इन पैसों के जो कि डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं, अगर इसमें कोई बंदा पैसे लेता है तो उस पर खुदा की लानत हो। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में ये चीज आपको अगर कहीं नजर आएगी तो मैंने सबको जमा कर रहा हूँ उसमें, तो ये हरगिज ऐसा नहीं है। इनके हक में अगर कोई ऐसा है तो प्रूफ दे, हम उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसा मामला है। अब हाँ, साबका अदवार में ये सारे मामला चलते रहे हैं, मैं नहीं कहता कि अब भी नहीं हो रहे होंगे। सही, जो भी कर रहे होंगे उन पे खुदा की भी लानत हो, और वो पाकिस्तान के साथ। ठीक है। लास्ट कमेंट मुझे लेना है शेख लास्टली सर, जल्दी से प्लीज, वक्त मेरे पास बहुत ही कम है जी। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका ये खेल जो है इंशाल्लाह 21 दिन का है, 14 दिन में रिक्विजिशन होनी है, और उसके बाद 7 दिन के बाद डिबेट के बाद फैसला हो जाएगा। ठीक है, और 1 डेज है। ठीक है, मैंने शेख साहब से सवाल करना था लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।